बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब हम पढ़ते थे मेडिकल कॉलेज में उस वक़्त गर्ड का नाम ज़रा कम ही सुनते थे हम। उस वक़्त पेप्टिक अल्सर होता था। अब ये गर्ड हो गया है। गर्ड क्यों हुआ है भला? हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं जी। हम देर तक सोते हैं, देर तक रात को जागते रहते हैं और खाते रहते हैं। और रात को जब लेट खाना खाते हैं, जैसे आप डिनर वगैरह करेंगे, फिर आप थक जाते हैं, फौरन लेट जाते हैं। एक्टिविटी हमारी है ही नहीं, इसलिए मैं गर्ड हो गया है। कुछ सिनेरियो में बताता हूँ आपको गर्ड कैसे कैसे कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं और कैसे कैसे मिमिक कर सकते हैं मुख्तलिफ बीमारियों को। A 53-year-old healthy man has a 20-year history of occasional heartburn, presented with worsening symptoms for past 1 year with the daily disturbance of his sleep. He denies dysphagia, GI bleeding और weight loss. ये जो मैंने डिस्फेजिया कहा है, GI bleeding का है, weight loss, ये वार्निंग साइन है जिसकी बुनियाद पे वी हैव टू रेफर दिस पेशेंट फ्रॉम GP टूवर्ड्स specialist for investigation and proper management. And in fact, he has recently gained 9 kg weight. What is his problem? क्या है उसे? नेक्स्ट देखें, रूटीन डिस्टर्ब है, बिल्कुल ठीक है। It's 37-year female with allergic rhinitis came with dry cough and heartburn for 3 weeks. She had this type of cough off and on for the last 2 years. She was treated with PPI 2 years ago with good effect, but she stopped it after 4 months due to diarrhea. तो हमें ये याद रखना चाहिए कि PPI डायरिया भी करते हैं। What is the cause of her cough? उसे खांसी क्यों हो रही है? GERD। तो पढ़ाना ही है ना, वो समझाना है, आपको कन्विंस करना है कि आपने ख्याल रखना है। A 45-year-old busy clinician presented to an ENT surgeon with 7 days history of sore throat, hoarse voice, and shortness of breath. On examination, he had rhonchi, congested pharynx, and inflamed posterior aspect of vocal cord. ये posterior aspect vocal cord क्यों inflamed था उसका? जब वो सो जाता है तो एसिड्स आप जाते हैं ऊपर और इसोफेगस से एंटर हो जाते हैं उधर। Which further question you are interested in asking? क्या पूछना चाहिए उसे? हमें उसे GERD के सारे सिम्टम पूछने चाहिए। What is his diagnosis? Again GERD. A 29-year-old overweight male presented with complaint of reflux symptom. Spicy food aggravate these symptoms. In addition to weight loss counseling, he was advised esomeprazole along with recommendation on some foods to avoid and other behavior modification that may relieve his symptoms. यानी lifestyle modification हमने उसे बतानी है। तो हमने जो मॉडर्न बने हुए हैं उन्हें दोबारा पीछे लेके जाना है ताकि हमारी आदतें ठीक हों। A 60-year-old man who had been suffering from isolated chronic non-productive cough for 1 year had stopped smoking 9th month prior to first visit and had never taken an ACE inhibitor. Although he did not complain of heartburn, endoscopic examination revealed reflux esophagitis. यानी उसको जो सिम्टम थे वो लेस थे, लेकिन डिजीज उसकी एंडोस्कोपी में पिक हुई, वो सीवियर थी। ये एंडोस्कोपिक पिक्चर होती हैं, ग्रेडिंग करते हैं हम मुख्तलिफ तरीके से। ये नेकेड आई हम देखते हैं विद स्कोप। चेस्ट एंड पेरानेजल साइनस एक्सरे एंड चेस्ट CT scan were unremarkable. PPI was given after discontinuing bronchodilator and anti, इसलिए कि उसको एस्थमा बनाया गया था, वो एस्थमा एक्चुअली नहीं था। तो जब स्टॉप की गई और PPI दिए गए तो उसका सिम्टम बेहतर हो गए। ये सब कुछ क्या था? ये डिस्पेप्सिया था। Persistent or recurrent upper abdominal pain
are persistent or recurrent upper abdominal discomfort characterized by postprandial fullness, early satiety, nausea and bloating. Most common cause क्या होता है इसका? Most common cause एसिड रिफ्लक्स. और क्यों होता है? रिफ्लक्स होता है, रिफ्लक्स. और मेजॉरिटी ऑफ टाइम एनाटॉमी डिस्टर्ब होती है. जैसे हमारी तोंद बड़ी होती है, फैट एक्यूमुलेट करती है बॉडी में, लाइफस्टाइल हमारा चेंज होता है, तो फिर फैट एक्यूमुलेशन से जो ओजी जंक्शन है उसकी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी डिस्टर्ब होती है, हाइटस हर्निया हो जाता है. और रिफ्लक्स जो है ये डे टाइम भी होता है और नाइट टाइम भी होता है. तो उसका जो वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा और जितनी देर के लिए ज़्यादा होगा तो उतना प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होगा लोअर एसोफेजियल जंक्शन पे, ओजी जंक्शन पे उतना इम्पैक्ट आएगा. तो जितना वॉल्यूम एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा होगा, एसिड कंटैक्ट टाइम बढ़ेगा, तो इंजरी का चांस ज़्यादा होगा. और ये सब कुछ यूजुअली रात को होता है. आइडियली स्पीकिंग हमें नाश्ता बहुत अच्छा करना चाहिए, दोपहर खाना उससे कम खाना चाहिए, रात खाना बहुत कम खाना चाहिए. लेकिन हम रिवर्स चलते हैं इसलिए कि हम मॉडर्न हो गए हम. ठीक है, नाश्ता इसलिए नहीं कर सकते कि रात को इतना खाया होता है कि सुबह वो खाने को दिल ही नहीं कर रहा होता और हर्डली जाना होता है, जो भी ड्यूटी काम टाइम हमारा लगा हुआ है. तो रात को खाना लेट खाते हैं, हैवी खाते हैं और फिर लेट जाते हैं. तो रिफ्लक्स के चांस को हम बढ़ा चुके होते हैं, इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा होती है. तो डायरेक्ट टॉक्सिक इंजरी और एसिड कंटैक्ट टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना चांस ज़्यादा है गर्ड का. नॉर्मली अगर हम याद करें तो हमें अक्सर जो है रिफ्लक्स हो रहा होता है, गले में ना वो टेस्ट आता है, सोर टेस्ट, लेकिन वो जल्दी ख़त्म हो जाता है. वो फिजियोलॉजिकल रिफ्लक्स होता है, वो एसिड कंटैक्ट टाइम कम होता है तो इंजरी का चांस कम होता है. तो रिफ्लक्स जल्दी से एवैक्यूएट हो जाता है फ्रॉम जंक्शन बैक इनटू स्टमक. If it is persist for prolonged period, then it causes GERD. Adult with GERD generally experience the symptom after eating meal, heavy meal usually, lying on their backs, पर जब लेट जाते हैं, when bending over, जब झुकते हैं, ठीक है, या कुछ चीज़ उठा के खड़े होते हैं, यानी खाना खाया हुआ है या वैसे उठा के खड़े हो रहे हैं, तो यहाँ इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर बढ़ता है. ओजी जंक्शन जो है इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर एक हद तक सस्टेन कर सकता है. इफ इट इज मोर देन 90 मिलीमीटर मर्करी और ये परसिस्टेंट रहे तो ओजी जंक्शन लैक्स करता है, तो रिफ्लक्स होने का चांस ज्यादा होता है. उसके अलावा रिगर्जिटेशन हो सकती है, बर्पिंग, हार्ट बर्न हो सकता है, बैड ब्रेथ, मुंह से गंदी स्मेल आती है पेशेंट से ना, डिस्फेजिया हो सकती हैं, चेस्ट पेन, नोजिया पर्टिकुलरली आफ्टर ईटिंग, वाटर ब्रश, इंक्रीज सलाइवेशन होती है, कभी कभी पेनफुल स्वॉलोइंग भी हो जाती है, अब्डोमिनल पेन हो सकता है. फिर ये जो कंटिन्यूअस रिफ्लक्स हो रहा है एसिड का, ये इसोफेजियल इंजरी भी करता है, एसोफेजाइटिस, स्ट्रिक्चर, परफोरेशन. और अगर ये परसिस्ट करे तो उस इंजरी से एपिथेलियल डैमेज होती है, इरोइन होने का अल्सरेशन हो जाती है, उसके बाद एसोफेगस में बेरेट बन जाता है. और बेरेट अगर परसिस्ट करता है, ट्रीट नहीं होता, डायग्नोज नहीं होता, इट एंड अप इन एडिनोकार्सिनोमा. एक्स्ट्रा एसोफेजियल सिम्टम भी होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पेशेंट बताया है, एस्थमा, साइनोसाइटिस, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, सेंसिटिव टीथ डिके हो जाता है, इरप्ट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, म्यूको जो हमारे गम में है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, क्रोनिक कफिंग और चोकिंग फीलिंग हो सकती है. तो हम क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं. क्लिनिकली हर गर्ड के पेशेंट की इनिशियल फेजेस में अगर वार्निंग साइन नहीं है, एंडोस्कोपी नहीं की जाती. तो आपने रिलेट करना है कि सिम्टम आए, रिफ्लक्स हुआ, उनकी एसोसिएशन कितनी है. और जब आप पेशेंट को देखते हैं एज ए जीपी, तो आपने इस अगर अलार्म सिम्टम नहीं है तो आपने उसको पीपीआई स्टार्ट करना है. ठीक है, कोई भी पीपीआई, सारे पीपीआई सिम्टम रिलीव करने में बराबर हैं. 8 वीक्स तक उसको दें, फिर आप उसको असेस करें. इफ रिस्पॉन्स इज देयर देन यू कैन ट्राई टू टेपर इट. यकदम स्टॉप नहीं कराना. एक कंट्रोवर्सी है कि शायद स्टॉप करने से मरीजों को दोबारा जल्दी रिफ्लक्स हो जाता है, तो यू कैन टेपर इट या मेंटेनेंस डोज में चला सकते हैं.
अगर रिस्पॉन्स नहीं आता देन ऑफ कोर्स यू हैव टू सेंड द पेशेंट टूवर्ड्स कंसल्टेंट फॉर एंडोस्कोपी। अगर अलार्म सिम्टम शुरू में आए हुए हैं या जब भी आते हैं तब भी एंडोस्कोपी हमें करानी चाहिए। और जब एंडोस्कोपी में कुछ नहीं आता, नॉर्मल आती है, तो फिर हमें उस पेशेंट को देखना पड़ेगा कि उसे एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम तो नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो प्रॉपर रेफरल करें, अगर नहीं आ रहे और ईजीडी नॉर्मल है तो फिर आपने उसकी पीएच मॉनिटरिंग करानी है कि वाकई क्या एसिड रिफ्लक्स उसका रीज़न है कि नहीं है। अगर है तो कितनी वॉल्यूम में आ रहा है, वॉल्यूम भी चेक हो सकता है इम्पीडेंस के ज़रिए, वो आप देखें, फिर उसके अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट करें, सर्जिकल चाहिए या मेडिकल चाहिए। ठीक है, ये इस तरह हम उसको मैनेज कर सकते हैं। और अगर एंडोस्कोपी भी ठीक है, पीएच भी ठीक, मॉनिटरिंग भी ठीक आ रही है, तो फिर इसका मतलब है कि उसको शायद फंक्शनल डिस्पेप्सिया है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें उसे मैनेज करना पड़ेगा। ये पिक्चर सही नहीं आ रही गालबन, ये मैंने एक्स्ट्रा समझाया उसी को ट्रीट करने के बाद। और कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी हैं। परसिस्टेंट एसिड रिफ्लक्स अगर ये चलता रहे फॉर मैनी मंथ मैनी ईयर्स तो इट मे लीड टू सिवियर कॉम्प्लिकेशन। जो मोर कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो रिफ्रैक्टरी गर्ड है। उसके अलावा बैरेट एसोफेगस है, एडिनोकार्सिनोमा है, एरोसिव इसोफेजाइटिस है, अल्सर्स हैं, रप्चर है, स्ट्रिक्चर है, चेस्ट पेन हो सकती है। इसकी चेस्ट पेन मिमिक करती है विद एंजाइना। ठीक है, इसकी चेस्ट पेन मिमिक कर रही होती है। उसका जो स्प्रेड है, रेडिएशन भी उस तरह की हो सकती है, तो हमें कॉशियस होना चाहिए। हार्ट बर्न, डिस्फेजिया, ब्लीडिंग हो सकती है। समटाइम पेशेंट प्रेजेंट विद डायरेक्टली विद ब्लीडिंग। पोस्टप्रेंडियल नाजिया, कफ, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बैड ब्रेथ, होर्स वॉइस, ओटाइटिस मीडिया। इसलिए एसिड जो है यूस्टेकिन ट्यूब के जरिए ये जा सकता है टुवर्ड्स ईयर एज वेल। लम्प, फीलिंग ऑफ लम्प इन थ्रोट, एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, टीथ डिके हो सकता है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस और अनीमिया इज वन ऑफ द बिटर कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिफ्लक्स। और जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है वो स्ट्रिक्चर है, डिस्फेजिया है और बैरेट है। या वार्निंग साइन, आई रिपीट अगेन, ब्लडी, वॉमिटिंग या मलीना स्टूल, फूड गेटिंग स्टक इन एसोफेगस, डिस्फेजिया। अगर अनीमिया है जो एक्सप्लेन नहीं हो रहा या अनएक्सप्लेन वेट लॉस है तो हमें सोचना चाहिए। हम इनको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। गर्ड कैन बी प्रिवेंटेड एज वेल। ठीक है, कैसे प्रिवेंट करें? नंबर 1, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा और वेट का ख्याल रखना है। जितना हमारा वेट होना चाहिए उसके नज़दीक हम रहेंगे तो हम गर्ड को अवॉइड कर सकते हैं। ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील अ डे। हम जो 3 टाइम खाना खाते हैं, 2 टाइम खाना खाते हैं, ये मुनासिब नहीं है। आप स्टमक को मोर देन 3 आवर एम्प्टी ना रखें। खाना ना खाएं कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ खाएं। फल खा लें, दही खा लें। Reduce fat by decreasing amount of butter, oils, salad dressing, gravy, fatty meats and full fat dairy product. इनसे बचें। खाना खाने के बाद एटलीस्ट 1 आवर अब अपराइट रहें, लेटना नहीं है। दिन को 1 घंटा एक्टिव रहें, बिस्तर पे ना लेटें या सोफे पे इजी होकर ना बैठ जाएं ताकि रिफ्लक्स का चांस मिनिमाइज हो सके। और रात को 3 घंटे। तो हम तो लेट क्लिनिक से जाते हैं, फिर खाना खाया, फिर नींद आई होती है, तो हम यानी पोटेंशिएट कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट कर रहे हैं गर्ड को। क्लोथ शुड नॉट बी टाइट सो दैट दे कैन नॉट, इफ यू वियर टाइट क्लोथ दे विल स्क्वीज द स्टमक, पुश द थिंग्स अप। व्हेन स्लीपिंग रेज द हेड ऑफ द बेड एटलीस्ट 6 इंचेस। स्टॉप स्मोकिंग और दवाइयाँ बाकायदगी से खाएं। और जो खाने आपके ख्याल में आपके सिम्टम को बढ़ाते हैं, पेशेंट से कहें कि वो उनसे बचे। वो कौन से स्पाइसी फूड होते हैं? फ्राइड फूड, फैटी फूड, चॉकलेट, टोमेटो, सॉसेज, गार्लिक, ऑनियन, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड जो हमारे ड्रिंक्स होती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, या सिट्रस फ्रूट जो होते हैं। आई रिपीट अगेन कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। If patient smokes, ask to
and convince to stop. Avoid food and beverages that worsen symptom. Lose weight. Eat small frequent meal. Wear loose fitting clothes. Avoid lying down for 3 hours after meal in night. Patient should eat 4 to 5 small semi-solid meal instead of 3 large meals per day. Dinner should be at least 3 hours before bedtime. Head end of the bed को रेज करें. एक्स्ट्रा पिलो से गर्दन का हशर हो जाएगा आपका, सर्वाइकल स्पाइन पे असर पड़ता है, उससे फायदा नहीं. हमने एपिगैस्ट्रिक एरिया को जरा सा एलिवेट करना है हमने, और ये हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए हैं. ठीक है, इस पे हम ध्यान करें. ये चीज़ें हमें हेल्प आउट कर सकती हैं. ड्रग्स, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग क्या है? एंटासिड. ठीक है, ये जो एल्जीनेट, गैवेस्कॉन टाइप दवाइयाँ होती हैं, ये सबसे बेहतरीन दवाइयाँ सिम्टम रिलीव करने के लिए. या H2 ब्लॉकर है. फिर पीपीआई हाल मार्क है, मेन स्टे हैं, द आइडियल ड्रग्स पीपीआई. अब नई दवाई आ गई है वोनाप्रोजोन फॉर दी गर्ड. ठीक है, प्रोकाइनेटिक तब दिए जाते हैं जब हमें लगे कि गैस्ट्रोप्रीसिस हो रही है, things are stucking inside stomach and increasing the chance of intragastric pressure to rise and reflux. बैक्लोफेन तब देते हैं जब ऑब्जेक्टिव एविडेंस हो, फिर देते हैं. स्क्रॉलफेड प्रेगनेंसी में ज़्यादा सूटेबल है. रिफ्रैक्टरी गर्ड क्या होता है? ट्रबलसम गर्ड सिम्टम डिस्पाइट सिंगल डोज पीपीआई. फिर आपने 8 हफ्ते के लिए पीपीआई दिया डबल डोज में, सिम्टम रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर रिफ्रैक्टरी गर्ड है. तो उस पेशेंट को एंडोस्कोपी करा के देखना चाहिए कि क्यों है उसको, और अलार्म सिम्टम का ख्याल रखना है. और टेस्टिंग कौन सी होती है? एंडोस्कोपी के अलावा एम्बुलेटरी रिफ्लक्स मॉनिटरिंग होती है, या हम उसके साथ हाई रेजोल्यूशन मोनोमेट्री कर सकते हैं. Manometry measure the volume of acid reflux, and if it is combined with pH impedance, it also will assess the acid or non-acid reflux. लेकिन यूजुअली हम इनिशियल टेस्ट EGD करते हैं. अगर वो सेंटर जहाँ पे मैनोमेट्री नहीं होती या pH impedance नहीं होती, टेस्टिंग नहीं होती, तो वहाँ पे सिंपल इस तरीके से हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं, या फिर इस चार्ट को इस्तेमाल करते हैं. हाँ, अगर गर्ड परसिस्ट करता है तो बाद दफा में अगर डिस्फेजिया आ रहा है तो बेरियम स्वालो भी कराना पड़ता है. ठीक, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड बाद देखना पड़ता है कि जो इसोफेजियल वॉल है उसकी थिकनेस कितनी है, या अगर डिजीज नोडुलर हो रही है या उसका जो स्प्रेड देखना है वो देखने के लिए करना पड़ता है हमें बिफोर डूइंग द एंडोस्कोपिक थेरेपी और सर्जिकल ऑप्शन फॉर ट्रीटिंग इट. पीएच मॉनिटर का मैंने आपको बता दिया. लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में जो बैरेट है उसका ध्यान रखना होता है हमने. बैरेट हो सकती है, उसको अगर जल्दी पिक कर लें हम इसोफेजाइटिस के बाद, तो वी विल बी एबल टू treat the patient without surgery. Patient can be having good life with only PPI. स्ट्रक्चर में ज़ाहिर है, हम जब स्ट्रक्चर डायग्नोज हमने कर लिया आफ्टर एंडोस्कोपी और बेरियम नैरोविंग, तो हम क्या करते हैं, हम उसको डायलेट करते हैं या स्टेंट डालते हैं, या कभी कभी रिसेक्शन पे जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ मेडिकल ट्रीटमेंट हमें कंटिन्यू करनी पड़ती है. कैंसर में ज़ाहिर है वो डिपेंड करता है कि इसने स्टिक्शन की हुई है, स्प्रेड तो नहीं हुआ, ऑपरेबल है कि नहीं है, तो उसके लिहाज से. बैरेट में इफ़ वी डायग्नोज बैरेट, शॉर्ट सेगमेंट बैरेट है या लॉन्ग टर्म बैरेट में यूजली एंडोस्कोपिक थेरेपी मोर हेल्पफुल होती है. ठीक है, शॉर्ट टर्म तो मेडिसिन से भी यूजली मैनेज कर सकते हैं. ये आगे जा नहीं रही है. हाँ जी, मैं क्या करूँगा? नेक्स्ट, चलें नेक्स्ट करें. पीछे करो, उधर से होगी पीछे. हाँ आगे, नेक्स्ट. हाँ नेक्स्ट. ये एंडोस्कोपिक मेजर्स हैं जो हम कर सकते हैं. इनमें एक क्रायोथेरेपी है, एक नई टेक्निक आई है जिसमें ना हम बैंड लाइगेशन से उसको जो ग्रेटर कर्व से पुल करते हैं टू लेसर कर्व, तो उसको स्फिंक्टर को हम टाइट कर सकते हैं. बाकी स्ट्रेटा है, ये TIF है, अल्ट्रासोनिक एंडोस्टेपलर है, RFA होती है, म्यूकोसेक्टमी की जा सकती है.
प्लाइकेशन होती है। सर्जरी इफ पेशेंट इज नॉट मैनेजेबल विद द एंडोस्कोपिक देन सर्जिकल, एक नई टेक्निक आई है उसे कहते हैं रिफ्लक्स टॉप टेक्निक, जिसमें ना वो शॉर्ट टर्म में वो डे टाइम प्रोसीजर है, वो उसमें वो जो प्लाइक वो कर देते हैं, लाइक पुल कर देते हैं, उसको नैरो करते हैं। थैंक यू वेरी मच।